हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल विल बी इन ए गुड हेल्थ। हमने अब तक इस चैप्टर की 2 वीडियो बना ली हैं और दोनों वीडियो में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को पढ़ा है और पीपीसी कर्व को क्लियर किया है। आगे इस वीडियो में हम पीपीसी के और टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका पहला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ पीपीसी कर्व। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। और पीपीसी कर्व क्या था, जहाँ पे हमें एक कर्व बढ़ाकर मतलब एक ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना होता था प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को। तो हमें क्या करना है, उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पीपीसी कर्व से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिप्रेजेंट बाय मूवमेंट अलोंग द पीपी कर्व। पीपी कर्व से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस को। The economy can select any of the combinations according to the requirements of economy। मतलब जब हम पीपीसी कर्व बनाते हैं तो हमारे 3, 4, 5 जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, भी हम किसी एक वस्तु का अधिक उत्पादन कर सकते हैं, दूसरी वस्तु का कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी में मतलब आज अगर हम करंट में देखते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी में जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है हमें उसका उत्पादन करना होता है, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन में से हम उस वस्तु का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसकी आज इकोनॉमी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। एग्जांपल दे रखा है, इफ़ ए पीपी कर्व इज शोइंग द लग्जीरियस गुड्स ऑन एक्स एक्सिस। नीचे आपको एक कर्व भी बनाया हुआ है, इसमें देखो ओ एक्स एक्सिस पर आपको लग्जीरियस गुड्स दे रखा है जो कि मेन अमीर लोगों के लिए होती है, जैसे कि गाड़ी, फर्नीचर, मोबाइल वगैरह। एंड डिफेंस इक्विपमेंट ऑन वाई एक्सिस। डिफेंस इक्विपमेंट्स जो भारत को युद्ध से रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, तो वॉर गुड्स आपको दे दिया ओ वाई एक्सिस पर। एंड द इकोनॉमी इज फेसिंग एनी वॉर इश्यू। मान लेते आज प्रेजेंट में भारत कोई भी वॉर इश्यू की प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम में हम लग्जीरियस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम वॉर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में आज वॉर गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मतलब हम उस टाइम को देखते हुए इकोनॉमी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। एनी वॉर इश्यूज इट विल प्रोड्यूस एट पॉइंट नियर टू वाई एक्सिस अदरवाइज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो डायग्राम में बनाए गए, जैसे कि ये बिंदु ये दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखा है वॉर इश्यू, तो यहाँ पे देखो वॉर गुड्स का तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे लग्जीरियस गुड्स का केवल इतना थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज प्रेजेंट में इकोनॉमी में किसकी रिक्वायरमेंट्स है, वॉर गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। जबकि नॉर्मल सिचुएशन होती है, नीचे तो एक और बना रखा आपको, नॉर्मल सिचुएशन होती है तो वहाँ पे देखो लग्जीरियस गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और वॉर गुड्स का कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम पीपीसी कर्व से हम इसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें उन चीज़ों का उत्पादन करना पड़ता है। अगर वॉर इश्यू है तो हमें वॉर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वरना नॉर्मल सिचुएशन में हम लग्जीरियस गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है। सेकंड प्रॉब्लम आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है। और इस सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या होता है, मतलब कौन सी टेक्निक का हमें यूज करना है, लेबर इंटेंसिव का करना है या कैपिटल इंटेंसिव का करना है, इसका सिलेक्शन करना होता था। तो पीपीसी कर्व से इसका कैसे सिलेक्शन किया जा सकता है, बी पॉइंट है, फॉर इंस्टेंस इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट होती है पुरानी टेक्निक। मान लेते हैं, नीचे कर्व में साथ साथ देख लेना,
मान लेते हैं, अब ये देखो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पर गुड एक्स और ओ वाई एक्सिस पर गुड वाई दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं हम पुरानी ऑब्सोलीट टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्सोलीट टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा, ये ओ के बिल्कुल ओरिजिन के बिल्कुल पास वाले पॉइंट के पास दिखाया जाएगा। ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो मतलब डेट से बाहर, एक तरह से एक्सपायरी मशीन जो होती है, ख़त्म हुई मशीन होती है, उनका ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो यही आपके बी पॉइंट में दे रखा था। फॉर इंस्टेंस इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन इज ऑब्सोलेट देन द इकोनॉमी विल ऑपरेट इनसाइड द पीपीसी कर्व। उसको पीपीसी कर्व के इनसाइड में दिखाया गया, अंदर दिखाया गया। देन द मोर प्रॉब्लमेटिक इज द इश्यू। तो ये बहुत बड़ी समस्या का मुद्दा है ये, कि पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। देखो पुरानी मशीनों का यूज किया जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, हमने एक पॉइंट किया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में चेंज नहीं आता है, एक्चुअल प्रोडक्शन में चेंज आता है। तो अगर हम पुरानी मशीनों का, पुरानी टेक्निक का यूज करेंगे तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तो अभी भी वही है, ठीक है। दिस विल इंस्पायर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एट सम पॉइंट नियर टू पीपी कर्व। तो जब ये समस्या आएगी तो हमें इंस्पायर करेगी इसको इकोनॉमी में अपनी टेक्निक को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हम इस पे इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे इससे, तो हम क्या करेंगे, नई टेक्निक का यूज करेंगे। तो इस तरह से नई टेक्निक का यूज करते हुए हमारा जो पॉइंट है वो पीपी कर्व की तरफ जाता रहेगा। तो जैसे कि एक पॉइंट बीच में आ जाता है जहाँ पे मॉडरेट टेक्नोलॉजी है, कि अब आज की जो करंट में जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं है, और जो बिल्कुल ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर इंस्पायर होंगे, और उसके बाद ये बिल्कुल पीपीसी कर्व के पास आ जाएगा, जहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, कि उस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अधिकतम यूज किया जा रहा है, जो आज करंट में चल रही है उसी टेक्निक का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होता था कि लेबर टेक्निक का यूज करें या कैपिटल टेक्निक का यूज करें। तो यहाँ पे उस टेक्निक का यूज किया जाता है जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक ऑब्सोलेट है, उससे इंस्पायर होकर हम मॉडरेट की तरफ जाएंगे, और उससे इंस्पायर होकर हम एक बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे थर्ड जो प्रॉब्लम है आपकी, वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करने। क्योंकि हमारे देश में इनकम इनक्वालिटीज, आय की असमानता बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है, अमीरों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। अमीर तो लग्जीरियस गुड्स को ज़्यादा डिमांड करते हैं, वही जो मैंने बताया था, जो एक इनको रिलैक्स मिलता है जिन चीज़ों से, एसी, कार, इस तरह से। और जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो नेसेसरी गुड्स, फूड, क्लॉथ, इस चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि यहाँ पे देखो ओ एक्स एक्सिस पर लग्जीरियस गुड्स और ओ वाई एक्सिस पर नेसेसरी गुड्स है। अब ये देखो, ये जो नीचे पॉइंट आपका दिया गया है पहला, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है, यहाँ पे लग्जीरियस गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और जबकि नेसेसरी गुड्स का थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो मतलब क्या है इसका, इससे हमें ये पता चलता है इस पॉइंट से कि यहाँ पे रिच पीपल की प्रेफरेंस को देखा जा रहा है, लग्जीरियस गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो मतलब कि अमीर लोगों की प्रेफरेंस को ज़्यादा देखा जा रहा है, उनकी प्रेफरेंस को पूरा किया जा रहा है, उनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। और जबकि अगर हमारा पॉइंट ये पीपीसी कर्व के अंदर अगर हमारा पॉइंट ये हो जाता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे गरीब लोगों की प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी गुड्स का तो इतना प्रोडक्शन किया जा रहा है, और जबकि लग्जीरियस गुड्स का थोड़ा प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो यही सेम चीज़ आपके एग्जाम्पल में दे रखी है। इफ़ द कम्बिनेशन ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस शोज इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ लग्जीरियस गुड्स, अगर लग्जीरियस गुड्स के आउटपुट में इंक्रीज होता है नेसेसरी गुड्स के अपेक्षा, तो क्या है, जो पॉइंट है वो कहाँ इंडिकेट्स करेगा, वो इंडिकेट्स ये करेगा कि रिच पीपल की प्रेफरेंस
को प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। आर बीइंग प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू नीड ऑफ पुअर पीपल, अमीर लोगों की अपेक्षा तुलना में गरीब लोगों की तुलना में अमीर लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है पीपी कर्व से। तो पीपी कर्व हम बना करके तीनों के हम ये पता कर सकते हैं भी कैसे उत्पादन करना है, किन के लिए करना है और किन चीज़ों का उत्पादन करना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये भी आपका ए ग्रेड का क्वेश्चन है, 100% आपका किसी कोड में मिल ही जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, वो आपका टॉपिक दे रखा है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व हमने बनाया है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो एक डायग्राम बनाया था, उससे हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनता है, कनकेव बनता है, एंड स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या है कि इसके कहने का मतलब है भी जो पीपी कर्व जो बना है, इसको शिफ्ट कैसे किया जा सकता है, मतलब इसमें कर्व में चेंज कैसे आ सकता है। ये जो एक डायग्राम बना है, इसमें चेंज कब आ सकता है, इस कर्व को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे रोटेशन कर सकते हैं। उससे पहले हमें यह समझना भी एक शिफ्ट और रोटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि आपको इसमें समझाया गया डायग्राम के थ्रू। अब ये शिफ्ट है, जो ये बीच में जो लाइन दे रखी है आपको, अगर ये पूरी लाइन कंप्लीटली पोजीशन चेंज कर लेती है, मतलब ये पूरी लाइन इस साइड चल जाती है, लेफ़्ट की साइड आ जाती है। शिफ्टिंग में होता है पूरी लाइन शिफ्ट हो जाती है, लेफ़्ट में या राइट में शिफ्ट हो जाती है, कंप्लीटली पोजीशन चेंज कर लेती है अपने दोनों पॉइंट के साथ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट के साथ कंप्लीटली अपनी उस स्थान से पोजीशन चेंज कर लेती है, ठीक है। और जबकि रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में जब ये लाइन यहाँ पे इसके दो पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका एक पॉइंट कांस्टेंट रहता है, एक पॉइंट इसका कांस्टेंट रहता है और दूसरा पॉइंट लेफ़्ट या राइट चला जाता है। मान लेते हैं अब ये लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट कांस्टेंट है और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो राइट में चला गया, या ऊपर वाला पॉइंट कांस्टेंट है और ये वाला पॉइंट राइट में चला जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि शिफ्टिंग में तो शिफ्ट कर लेता है, एक स्थान से दूसरे, मतलब परिवर्तन कर लेता है, अपना स्थान ही चेंज कर लेता है। जबकि रोटेशन में अपना एक पॉइंट वहीं पे कांस्टेंट रहता है और दूसरे पॉइंट में चेंज आता है। इससे हम रिलेटेड आगे पीपी कर्व को देखते हैं कैसे चेंज आते हैं। शिफ्ट क्या होता है, जब चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स। हमने अजम्पशन में पढ़ा था रिसोर्सेज आर गिवन एंड अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज में चेंज करेंगे तो पीपी कर्व में चेंज आएगा, तो वही हमें चेंज करके दिखाना है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी अनचेंज, जबकि यहाँ पे हमें चेंज करके दिखाना है तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। शिफ्ट में क्या है, शिफ्ट में है चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स। मतलब जब दोनों वस्तुओं के संसाधनों में या टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो शिफ्ट हो जाता है हमारा पीपी कर्व। पहला पॉइंट शिफ्ट में दे रखा आपको, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, मतलब संसाधन बढ़ जाते हैं। हमने पीपी कर्व में क्या पढ़ा था, अवेलेबल रिसोर्सेज पर ही पीपी कर्व बनता है। लेकिन अब पीपी कर्व को चेंज करना है अजम्पशन से हटके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन बढ़ा दिए, दोनों वस्तुओं के संसाधन में इंक्रीज हो गया। व्हेन रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज पीपीसी कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड और राइटवर्ड, ए बी टू ए डैश बी डैश। ये जो ऊपर ए के ऊपर जो एक कोमा का निशान लगा, ये डैश कहते हैं इसको। अब देखो नीचे गुड एक्स या गुड वाई आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा पीपी कर्व जो गिवन रिसोर्सेज पे जो ब्लैक पेन के अंदर आपको बना रखा है, ब्लैक पेन से बना रखा है, ब्लैक मार्कर से बना रखा है, ये जो ब्लैक है ये आपका नॉर्मली पीपी कर्व है। अब क्या क्या इसने रिसोर्सेज में चेंज आ गया, रिसोर्सेज में चेंज आ गया, दोनों वस्तुओं के रिसोर्सेज में चेंज आ गया। अब दोनों में चेंज आया ना, दोनों पॉइंट में चेंज आया,
तो क्या आएगा, रिसोर्सिज का जो चेंज आने से हमारा पीपी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। दोनों पॉइंट में चेंज आया तो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, आपके राइट साइड चला जाएगा। राइट साइड में आपको ये दे रखा है व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। ठीक है, आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया। एक फैक्ट ये है आपका, इकोनॉमिक्स का कोई भी डायग्राम राइट में शिफ्ट होता है तो हमेशा इंक्रीज होती है, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो डिक्रीज होता है। अब ये राइट में शिफ्ट हुए हैं तो रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं। ये फैक्ट है एक इकोनॉमिक्स का, और आगे बहुत काम आने वाला है ये। उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने 2 फैक्ट बताए थे कनकेव और कन्वेक्स का, कि जिसका फेस ओरिजिन की तरफ होता है वो कनकेव होता है, और जिसकी बैक ओरिजिन की तरफ होती है वो कन्वेक्स होती है। एक फैक्ट ये था। और एक फैक्ट ये था, स्लोप डाउनवर्ड कब होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो स्लोप डाउनवर्ड होता है, और अदरवाइज स्लोप अपवर्ड होता है। मतलब जब दोनों वस्तुओं में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, और लेफ्ट टू राइट होता है। ये 3 फैक्टर आगे बहुत काम आने वाले हैं, और इस पर आपके एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ये हमारा राइट में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं। अब ये देखो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दे रखा है ये, क्योंकि देखो जब हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं तो हमारी इकोनॉमी एक ग्रोथ करेगी। एक मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं एक नॉर्मल एरिया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि वहाँ पर एक इंडस्ट्री है, किसी की भी ले लेते हैं, क्लॉथ की ले लेते हैं, शुगर की ले लेते हैं, किसी की भी इंडस्ट्री वहाँ उस एरिया में स्टार्ट हो जाती है। अब इंडस्ट्री अगर वहाँ पे स्टार्ट हुई है तो उस पार्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनों के दाम भी बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, वहाँ पे बस सर्विस, रेल सर्विस भी स्टार्ट हो जाती है, रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, छोटे मोटे स्टोर और खुल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री है, वहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब उस जो पार्टिकुलर एरिया हमारा वो डेवलपमेंट कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्लियर है? तो जब रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हुए हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट शिफ्ट में क्या दे रखा है, रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड, सेम अपोजिट। अगर रिसोर्सेज पहले से कम हो जाते हैं तो क्या करेगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी कम होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो वही फैक्ट वाली बात कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। यहाँ ये ए बी से जो ब्लैक मार्कर में है वो आपका नॉर्मली पीपी कर्व है, और जो रेड मार्कर में है वो आपका शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे रिसोर्सेज डिक्रीज होने से वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये शिफ्ट हुआ क्योंकि दोनों पॉइंट में चेंज आ रहे हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आपका इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज का तो हो चुका है। अब क्या है कि हमने जो दोनों वस्तु है जिससे हम उत्पादन कर रहे हैं, दोनों वस्तुओं की तकनीक में, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, सुधार हो गया। मैंने बता रखा है चेंज आएगा तो मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट ही होती है। मान लेते हैं एक व्हीट का प्रोडक्शन कर, एक राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन मशीनों से इनका प्रोडक्शन किया जाता है व्हीट और राइस का, दोनों की मशीनों में चेंज आ गया, इम्प्रूवमेंट होगी। तो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हुई है, इंक्रीज होएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो कहाँ जाएगा, राइट वर्ड, राइट साइड जाएगा। तो वही है जो रेड मार्कर में वो आपके राइट साइड में एक इंक्रीज लेवल को दिखा रहे हैं, ए बी टू ए डैश बी डैश। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन, ये शिफ्ट था क्योंकि हमारी पूरी पीपी कर्व एक शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है, राइट या लेफ्ट। रोटेशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। केवल एक वस्तु की टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं, मान ली व्हीट की मशीनों में चेंज आ जाते हैं, राइस की जो प्रोडक्शन करते हैं वो कांस्टेंट है, तो रोटेशन होगा। व्हेन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो वही ए बी तो आपका ब्लैक मार्कर से, वो तो आपका पीपी कर्व है। अब चेंज किस में आया है, गुड एक्स में चेंज आया है, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, और गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो गुड एक्स के रिसोर्सेज तो इंक्रीज करेंगे, तो वो तो राइट साइड आ चुका है, बी डैश आ चुका है। बट गुड वाई के जो रिसोर्सेज है
उस टेक्नोलॉजी में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वो तो उतना ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी देगी, तो वो कांस्टेंट रहेगी, तो वो ए पॉइंट पर है। अब देखो यहाँ पे रोटेशन कैसे हुआ कि इसका एक पॉइंट कांस्टेंट है, ए वाला पॉइंट कांस्टेंट है, और जबकि बी डैश में चेंज आया है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। जो एक पॉइंट जिसका कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे गुड वाई कांस्टेंट रहे तो हमारा ये कर्व ए बी टू ए बी डैश हो जाता है। क्लियर है। सेकंड सेम गुड वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, यहाँ पे गुड एक्स की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो वही जो रेड मार्कर में आपकी बी तो सेम रहेगा, आपका गुड एक्स की प्रोडक्शन तो सेम रहेगा, और गुड वाई के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, तो वो आपका ए डैश बी आपका कर्व बन जाता है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ए ग्रेड का क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर 2 नंबर में ही आ जाता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉरगोन। फॉरगोन होता है सैक्रिफाइस, त्याग करना, बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव रैदर देन द अदर। जब हमारे पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से जब हम एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जब दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो वही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एग्जांपल दे रखा है, मान लेते हैं कि एक टीचर है जो एक महीने की सैलरी 50,000 रुपये ले रहा है। ओके, इफ़ ही लीव्स द जॉब, वह जॉब को छोड़ देता है, एंड स्टार्ट्स ट्यूशन वर्क, ही एक्सपेक्ट टू अर्न 60,000 रुपये। मान लेते हैं एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है और वो 50,000 रुपये अर्न कर रहा है, और जब वो ट्यूशन पढ़ाता है तो वो 60,000 रुपये कमा सकता है। तो वो क्या करेगा? वो अगर इसमें से एक सिलेक्ट करना है तो वो क्या करेगा? वो 60,000 रुपये वाली प्रेफर करेगा, वो 60,000 वाली जॉब करेगा। उसके लिए उसने क्या किया? 50,000 वाली जॉब का सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उसको एक जॉब करनी है, क्योंकि टाइम भी तो एक लिमिट होती है। तो वो 60,000 जॉब करने के लिए उसने 50,000 की जॉब की सेक्रीफाइस किया है। तो 60,000 की जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है? 50,000। हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी 50,000 रुपीज़ फॉर ट्यूशन वर्क। तो उसके ट्यूशन के काम को करने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 50,000 रुपये, जो उसने सेक्रीफाइस किया। ठीक है। मतलब बात यह है कि जब आप एक पार्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, डैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नीचे आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है, बट आपको एक करने नहीं है, आपको ऊपर वाला एग्जांपल ही करने, क्योंकि 2 नंबर में ही आता है ये। एग्जांपल में समझा रखा है, एक टीचर है, सेम वही कि ट्यूशन पे 50,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है। और अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव क्या है इसके ऊपर? इसका अल्टरनेटिव दूसरा क्या है कि वो स्कूल पे टीचिंग करके वो 30,000 रुपये कमा सकता है। स्कूल में वो टीचिंग करके वो 30,000 रुपये कमा सकता है। तो उसने क्या किया? उसने प्रेफर किया, जो रेड कलर में है, उसने 50,000 वाली जॉब को प्रेफर किया है। सेक्रीफाइस किसका करना पड़ा? इस अल्टरनेटिव को, स्कूल वाली जॉब को सेक्रीफाइस करना पड़ा 30,000 की जॉब को। तो इस 50,000 वाली जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये जिसका सेक्रीफाइस किया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेम नीचे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, एक डॉक्टर है जो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे 1,50,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है। और अल्टरनेटिव क्या है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करके 1,00,000 रुपये कमा सकता है। तो उसने प्रेफर किया 1,50,000 वाली जॉब को, सेक्रीफाइस किसका किया? 1,00,000 वाली को। तो इस 1,50,000 वाली जो प्राइवेट क्लिनिक पर काम करने की अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो उसने सेक्रीफाइस किया 1,00,000 रुपये। क्लियर है। नीचे एक एग्जांपल और है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक डॉक्टर है जो प्राइवेट क्लिनिक पे तो 80,000 रुपये कमा सकता है, और अल्टरनेटिव क्या है? वो हॉस्पिटल में अर्न कर रहा है 50,000 रुपये, लेकिन वो सिलेक्ट क्या करता है? प्रेफर करता है वो हॉस्पिटल में सर्विस करना 50,000 रुपये की। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जिससे ज़्यादा इनकम हो रही है उसी को सिलेक्ट करेगा, प्रेफर करेगा। वो जिसको प्रेफर कर रहा है और जिसका सेक्रीफाइस कर रहा है, चाहे वो ज़्यादा पैसे वाली जॉब का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे 50,000 वाली जॉब को ये प्रेफर कर रहा है,
सेक्रीफाइस किसका कर रहे हैं? 80,000 वाली जॉब के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50,000 वाली जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 80,000 रुपये है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है भी हमेशा वो ज़्यादा इनकम होती है वही वो सिलेक्ट करेगा। वो जिसको प्रेफर करता है उसके पीछे जो उसने सेक्रीफाइस किया है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कहने का मतलब है कि जब आप एक पार्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो, कोई भी पार्टिकुलर चीज़ को, तो उसके लिए आप जो भी सेक्रीफाइस करते हो वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वर्ड पहले भी सुना होगा। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे एक शेड्यूल बनाया था, जहाँ पे हमने एमओसी को दर्शाया था, वहाँ पे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। एक ही बात है। वहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था कि हमें एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को लेने के लिए दूसरी वस्तुओं की इकाइयों को, यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी यही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि यहाँ पे हमें एक यूनिट से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपना मार्जिनल को समझो क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड तो आगे बहुत आने वाला है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, ओनली चेंज आएगा लास्ट के नाम में। तो मार्जिनल क्या होता है? मार्जिन वो होता है कि जब हम नेक्स्ट जिस भी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उसके पीछे जितना चेंज आया है, मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि हम 1 रुपये में हमें 10 टॉफ़ी मिल जाती है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। जब हम दूसरे रुपये का हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमें टॉफ़ियाँ मिलती है 18। तो इसमें मार्जिन क्या है? हमें मार्जिन है अभी 1 रुपये के पीछे कितना मार्जिन आया है? 8 रुपये का मार्जिन आया है। तो नेक्स्ट यूनिट को लेने के लिए जितना भी मार्जिन आ रहा है वो मार्जिनल होता है। बाकी हम आगे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो मार्जिन वो होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ ही चुके हैं क्या होता है, मतलब सेक्रीफाइस करना। तो वहाँ पे हमने शेड्यूल में पढ़ा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1:2, 1:3, 1:5, मतलब कि एक इकाई को, एक यूनिट को पाने के लिए हमें 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा था राइस की। 1 यूनिट को पाने के लिए हमें 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा था, और 1 यूनिट को पाने के लिए हमें 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा था। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक टर्म्स दैट कंसाइडर्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है वो एक इंडिविजुअली अवसर लागत होती है, व्यक्तिगत। आगे हम इसको पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा आपको। इन दिस केस वी नीड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। जब हम एक्स गुड की एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुड वाई की यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होता है ना, वो एक इंडिविजुअल सेक्रीफाइस होता है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो एक टोटल एग्रीगेट सेक्रीफाइस होता है। एक उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये कि हम मान लेते हैं कि यामा बाइक कंपनी है, ठीक है, जो अपने 2 मॉडल बाइक के मैन्युफैक्चर कर लिया, S250 और S275। S250 से उसकी रेवेन्यू, उसकी इनकम होती है 100 करोड़ रुपए, और S275 से उसकी रेवेन्यू, उसकी इनकम होती है 150 करोड़ रुपए, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या करता है वो, इन दोनों मॉडल का जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उस प्रोडक्शन को रोक देते हैं, स्टॉप द प्रोडक्शन, और वो क्या करते हैं उस टाइम एक नया मॉडल लॉन्च कर देता है। उसने एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया S300, और जिससे एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है? 500 करोड़ रुपए। अब उसने क्या किया, इस नए मॉडल को लॉन्च करने के लिए उसे किसका सेक्रीफाइस करना पड़ा? उसे S250 का और S275 के मॉडल का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पे S300 के मॉडल के प्रोडक्शन की अवसर लागत क्या हुई?
250 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ रुपए तो एक मॉडल की थी और 150 करोड़ रुपए एक मॉडल की थी। टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ? 250 करोड़ रुपए। ये है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टोटल, ठीक है। अब ये 250 करोड़ रुपए क्या है कि 100 करोड़ रुपए का तो यहाँ पे इसने S250 मॉडल के पीछे सेक्रीफाइस किया है, और 150 करोड़ रुपए का सेक्रीफाइस उसने S275 मॉडल के पीछे किया है। तो अब क्या है, S300 के मॉडल का प्रोडक्शन करने के लिए उसने S250 की सेक्रीफाइस कितना किया? 100 करोड़ रुपए का। पर्सनली इंडिविजुअली उसने S250 का 100 करोड़ का किया, तो ये एक MOC है इंडिविजुअल। और S300 की प्रोडक्शन करने के लिए उसने S275 के कितना इनकम का सेक्रीफाइस किया? 150 करोड़ रुपए का। अगर इसको हम पर्सनली इंडिविजुअली अगर देखते हैं, इंडिविजुअली सेक्रीफाइस, तो ये MOC होता है। और जब हम टोटल 250 करोड़ रुपए देखते हैं तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अब ये लाइन समझ में आई जो लास्ट में थी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो एक इंडिविजुअली सेक्रीफाइस करता है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टोटल सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो ये नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा MOC इज इक्वल टू OC। अगर सब MOC को हम जोड़े देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने एक एग्जांपल किया, टीचर का एग्जांपल लिया, डॉक्टर का एग्जांपल लिया। वहाँ पे क्या था, डॉक्टर ने गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में सर्विस देने को सेक्रीफाइस करके उसने प्राइवेट क्लिनिक को प्रेफर किया। तो वहाँ पे तो उसने केवल एक ही चीज़ का सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे MOC कौन सी है और OC कौन सी है? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन ए सिंगल थिंग हैज़ टू बी सेक्रीफाइस टू गेन समथिंग देन OC इज इक्वल टू MOC विल बी सेम। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, OC इज इक्वल टू MOC विल बी सेम, ओके। यहाँ पे MOC निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जितना इसने लॉस किया है, वहाँ पे देखो जो हमने एक शेड्यूल बनाया था, वहाँ पे उसने राइस 1 यूनिट हीट का प्रोडक्शन करने के लिए उसने 2 यूनिट राइस का प्रोडक्शन किया है। तो कितना यूनिट का प्रोडक्ट लॉस हुआ? 2 डिवाइड बाय गेनिंग कितनी हुई? 1। तो ये फॉर्मूला है इसका। नीचे सेम डेल्टा, ये आगे डेल्टा का निशान है जो आगे वाई के आगे दिया हुआ है, मतलब वाई गुड्स में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? 10 से 8 हुई है तो 2 का चेंज आया। एक्स गुड में कितना चेंज आया? 0 से 1 बढ़ी तो 1 का चेंज आया। नेक्स्ट वाई गुड में कितना चेंज आया? 8 से 5 हुई तो 3 का चेंज आया। और एक्स गुड्स में कितना चेंज आया? 1 से 2 हुई है तो 1 का चेंज आया। ये फॉर्मूला है। और नीचे आपको एग्जांपल के थ्रू भी इस फॉर्मूले को समझाया गया है। ये डायग्राम आपका PPC कर्व है। यहाँ पे देखो कि एक कॉम्बिनेशन तो A का बना हुआ है, एक कॉम्बिनेशन C का बना हुआ है। तो A से C तक पहुँचने के लिए इसने यहाँ पे A और B का, A और B जो आपका नीचे दिया हुआ है MOC A B का उसने लॉस किया, इतना उसने सेक्रीफाइस किया। और गेन कितना किया? इसने गुड X की यहाँ पे BC का उसने गेन किया, ठीक है। ये तो MOC है। और OC कौन सी है? ये पूरी है कि ऊपर से लेकर हम नीचे तक आए हैं PPC कर्व में। तो उसने सेक्रीफाइस कितना किया? यहाँ पे पूरी AO का सेक्रीफाइस किया है। और गेन कितना किया? इसने OB का गेन किया है। आगे समझ में? तो कुल मिलाकर एक चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए हमें मल्टीपल चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो हर इंडिविजुअली सेक्रीफाइस तो आपका MOC होता है और एग्रीगेट सेक्रीफाइस आपका OC होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपकी यूनिट 1 जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर थे वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या कि बुक्स में ये 4 नंबर की दी हुई है, जबकि मैंने A ग्रेड वाले क्वेश्चन आपको 4 या 5 बता दिए। तो ये ऐसा है, अभी 4 नंबर की दी हुई है। कोड आते हैं 4, एक कोड में 4 नंबर की यूनिट आएगी ना, तो 4 कोड के अंदर ये 16 नंबर के चैप्टर आएगा। क्योंकि 4 नंबर की अगर ये यूनिट है वो तो एक कोड के लिए है, एक जबकि कोड आते हैं 4, तो 4 कोड में 4 के हिसाब से 16 नंबर के हो चुके हैं। तो यही क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। आगे समझ में? तो अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपको करने हैं।
प्लीज़ राइट एंड लर्न ऑल टॉपिक्स एंड सबमिट योर होमवर्क वही सेम ट्यूसडे 2 PM तक, ठीक है। और अगर अब मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो जितनी भी वीडियो जाती है इनको ध्यान से देखें और सुने, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। और आपको मैं बता देता हूँ भी जैसे हमारे ये 3 चैप्टर हो जाते हैं तो आपका एक यूटी लिया जा सकता है, कभी भी 3 चैप्टर होने के बाद कभी भी यूटी लिया जा सकता है। ऑनलाइन यूटी लिया जाएगा आपका जो 20 नंबर का होगा, और वो यूटी उस यूटी में जिसके जितने नंबर आते हैं वो आगे सबमिट करवाए जाएंगे, मतलब आगे एक तरह से जो सबमिट आपकी फाइनल लिस्ट में जाते हैं वहाँ पे सबमिट करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, 3 चैप्टर होने के बाद आपका यूटी लिया जाएगा। ओके, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा कैसे लिया जाएगा। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच।